नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला। और मैं नामिका पांडे। आप सभी का स्वागत करते हैं द पेन पॉइंटर के वीर गाथा के एक नए एपिसोड में। वीर गाथा एक ऐसी सीरीज है जहां हम आपको देश के वीरों से मिलाते हैं जिनके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर AK सिंह सर। तो नमस्कार सर। और इन्होंने इतने सारे मेडल्स लिए हैं जिनके बारे में शायद हम याद कर रहे हैं, तब से याद कर रहे हैं बोलने के लिए, और बोल नहीं पा रहे, इतनी लंबी लिस्ट है। तो मैं चाहता हूँ सर, सबसे पहले तो आप मेडल्स के बारे में बता दें अपना। देखिए, ये मेडल्स हैं, ये जैसे नेपोलियन ने कहा था अपने इतने सक्सेसफुल वो मिलिट्री लीडर रहे हैं दुनिया में। उन्होंने कहा था एक बार कि गिव मी एनफ रिबन, रिबन मीन्स मेडल, जो हम चिंदी लगाते हैं, गिव मी एनफ रिबन एंड आई विल विन द वर्ल्ड। सो मेडल्स का एक फंक्शन है, कारण है। मेडल देके आप आदमी को प्रोत्साहित करते हैं, और जो आदमी प्रोत्साहित होता है उसकी अचीवमेंट को आप रिकग्नाइज करते हैं, साथ में उसको आप मेडल देके औरों को भी प्रोत्साहित। वो अपने आप प्रोत्साहित तो होता ही है, लेकिन उसके कारण और लोग भी प्रोत्साहित। मेडल्स का ये मेन फंक्शन किसी भी अवार्ड का। हाँ, मैं थोड़ा लकी रहा हूँ कि मुझको मेरे हर एक चरण पे मेहनत हमें बहुत कामयाबी मिली। तो इन दोनों चीज़ों को मैं एकदम जोड़ना चाहता हूँ, मेहनत को और कामयाबी को, मजबूती से। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब गए तो वहाँ भी मुझको गोल्ड मेडल मिला, टॉप किया कोर्स को कमांड की परेड। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी सोर्ड ऑफ ऑनर फॉर बेस्ट ऑलराउंड कैडेट, गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट इन एकेडमिक्स एंड बेस्ट स्पोर्ट्स में। कामयाबी एक ऐसी चीज़ होती है कि वो प्रोत्साहन और कामयाबी एक चरण बाय चरण बढ़ते रहते हैं, अगर साथ एक दूसरे का दें और आप मेहनत करते रहें। फिर मेरी सर्विस लाइफ में जब मैं आर्मी में कमीशन हुआ, उसके बाद भी मुझको कीर्ति चक्र, जो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, महावीर चक्र के बराबर, और सेना मेडल जो अपने आप में ही बहुत हाई वीरता पुरस्कार है, गैलेंट्री अवार्ड है। और मेरे जो साहस क्रीड़ा जो हम कहते हैं एडवेंचर, उसके लिए जो मैंने अलग अलग अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आप लोग उसके बारे में भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं वगैरह। उसके लिए मुझको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो कि देश का सर्वोच्च एडवेंचर अवार्ड या है, वो मुझको दिया गया। तो आई एम अ वेरी प्राउड एंड वेरी थैंकफुल पर्सन इस देश के लिए, और इस देश से मुझे जो इतना प्रेम मिलता है उसमें। और ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन सब के काबिल बना रहूं। तो सर, ये तो है ही आपकी सिर्फ और सिर्फ अवार्ड्स की बात, जो आपको इतना प्रोत्साहन देती हैं और जो कि आपको एक हौसला देती हैं। अब मैं देख पा रहा हूँ सर आपको कि लोग बहाने ढूंढते हैं, असल में अपनी ज़िंदगी में कितने सारे बहाने ढूंढते हैं काम ना करने के, चीज़ों से हाथ छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन आपको देख के एक लगता है कि हाँ, एक जज्बा जो है अंदर में, वो कहीं ना कहीं कूट कूट के भरा है। तो इसके लिए सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बचपन से लेके इस ओहदे तक पहुँचना, एक मेजर के ओहदे तक पहुँचना, और इस हालत में भी इतनी आगे तक जाना, ये सफ़र कैसा रहा सर आपका? मेरे फादर आर्मी में थे, कर्नल थे, और शायद हमने उनसे, या जब बचपन में हम लोग थे, शायद हमने अपने परिवार में निरंतर प्रयत्न, निरंतर कोशिश, निरंतर आगे बढ़ने की जो लालसा है, शायद ये हमने उन्हीं से हमें प्राप्त हुई, उनसे और मेरी मदद से शायद। क्योंकि ये एक स्ट्रगल का समय था, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान को बहुत ही दरिद्री गरीबी में और बुरी हालत में छोड़ गए थे। उसके बारे में सब लोग जानते हैं, मुझे बोलने से और ऐड करने का कुछ नहीं है उसमें। और वो उन्होंने सब लड़ाइयाँ देखी, और उसके बाद जब वो रिटायर हुए तब भी उनमें समाज के लिए कुछ करने की बहुत लालसा थी। तो वो हमारे जो मेरा गांव है अयोध्या जी से लगभग 25 किलोमीटर फर्दर पूर्व की तरफ है, पचवस गांव है मेरा, जो बस्ती जिले में पड़ता है। तो उसमें उन्होंने समाज सेवा बहुत की, आज भी लोग उनके नाम को पूछते हैं वहाँ पे। और वहाँ वो हमारा गांव फौजी गांव कहलाता है, क्योंकि उन्होंने हर घर से एक एक लड़के पकड़ पकड़ के फ़ौज में भर्ती किया, और जिनको भर्ती किया कि चलो तुम लोग आगे बढ़ो,
और उन जो वो रिटायर हो गए तो उनके लड़के जवान थे जो भर्ती हुए, वो ऑनरी कैप्टन, ऑनरी सुबेदार मेजर रिटायर हुए, और उन लोगों के लड़के जो हैं वो अब ब्रिगेडियर मेजर जनरल बन के रिटायर हुए। तो ये मैं अपने नज़र के सामने प्रगति देख रहा हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे एक, आप लोग शायद जानते होंगे भी, एक महीना पूर्व हमारा सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ था राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। ये बहुत अहम, मैं तो कहूँगा सबसे अहम मिलिट्री कॉलेज इंडिया में है, जो 1922 में शुरू किया गया था। तो 2022 में उसकी सेंटेनरी बनाई गई थी अभी। और इसी के आधार पे फिर बाद में 62 के युद्ध के बाद जब ये एहसास हुआ कि हम लोगों के नौजवानों में से ही कैचमेंट कुछ लेके फ़ौज के लिए तैयारी और जज्बा पैदा किया जाए, तो हमारे ही स्कूल के आधार पे सब सैनिक स्कूल फिर बनाए गए, जो आप लोग जानते हैं कि उनको भी खूब बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ रही है पूरे देश को कि हम लोग दुनिया में जो हासिल किया है हिंदुस्तान ने, उसके लिए हमें एक बहुत मजबूत फ़ौज चाहिए। उसके बिना काम नहीं चलेगा दुनिया में। तो मैं बचपन से ही मिलिट्री कॉलेज देहरादून में चला गया, जो मेरे फादर की चॉइस थी। लोग कहते हैं आपने चूज़ किया, आपने, सच बात तो यह 11 साल की उम्र में आदमी कुछ खास चूज़ नहीं कर सकता। फादर ने मुझे मिलिट्री कॉलेज में अप्लाई किया। उस हमारे कॉलेज में सिर्फ एक प्रदेश से सिर्फ एक सीट होती है। मैं तो कहूँगा हमारे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंडिया का सबसे टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस मानिए, क्योंकि एक स्टेट से एक ही सीट होती है। लेकिन 11 साल की उम्र में टफ नॉन टफ हम IAS के लिए तो तैयारी करनी होती है, पता नहीं चलता, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। उसके बाद में नेशनल डिफेंस अकेडमी INA गए। तो ये मेरा दौर रहा, और शायद जैसे मैंने कहा, ये लगातार निरंतर कोशिश और मेहनत और आगे बढ़ने की जो यूँ कहिए कि हमारे बचपन से जो हमें प्राप्त हुआ हमारे पेरेंट्स से, शायद यही था जो मुझको इस पूरे दौर में जिस चीज़ को छुआ उसमें मेहनत की, जिस चीज़ को छुआ उसमें आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश की, और जिस चीज़ को छुआ उसमें मुझे काम। तो ये बहुत बड़ी, इस उम्र में ये कह पाना, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, बहुत लकी समझता हूँ, और एक भरपूर ज़िंदगी मैं जी पाया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, प्रोत्साहन और कामयाबी एक दूसरे को चेंज करते हैं। अगर आप उसमें मेहनत का जज्बा डालते रहें तो ये एक दूसरे को चेंज करते हैं, इसी से कामयाबी मिलती है। यही हुआ। फिर मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुआ मेरा, बंगाल सैपर्स 57 इंजीनियर रेजिमेंट में। और क्योंकि हम लोग आर्मी में इंजीनियर्स वाले पुल बांधते हैं, और ये बारूदी सुरंग, एक्सप्लोजिव, डेमोलिशन, इस सब चीज़ का काम हमारा इंजीनियर्स का होता है। तो पुल बांधने के साथ साथ हम लोग थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं, हमारे पास बोट्स होती हैं, तो ये हमारा प्रोफेशन होता है, तो ये हमारा एक डाइवर्जेंस हो जाता है। तो मेरी ये पाल नौका की जो कहानी है ये चलती रही, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने बहुत जगह रिप्रेजेंट किया इंडिया को, पाल नौकायान में, विंडसर्फिंग में, एशियन गेम्स, यूरोपियन चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, नॉर्डिक चैम्पियनशिप्स वगैरह। तो हम लोग अपनी एनर्जी को एडवेंचर में डालते हैं। तो आगे क्या किया जाए, तो मैंने एक अभियान बनाया, टू सेल अराउंड द वर्ल्ड पाल नौका से। तो इसलिए वो मेरा अभियान प्लानिंग में रहा, और उस समय में 6-7 साल लगे इसको पास करने में सरकार की तरफ से। पैसा बहुत कम था, लोगों को ये आभास भी नहीं था कि ये क्या स्पोर्ट होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह। तो जब ये पारित हो गया, गवर्नमेंट से इसका सैंक्शन मिल गया, पैसे तो थे नहीं, उसी से जस्ट बिफोर दैट मेरा ये पाँव एक हैंग ग्लाइडिंग, आप जो आजकल पैरासेलिंग बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, तो ये शुरुआती दौर पे हैंग ग्लाइडिंग कहलाता था। एल्यूमिनियम के ट्यूब बनते थे, पतंग बनती थी, आप अपने आप को करके आप जंप करके, उसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया, और दुर्भाग्यवश से मेरा पाँव यहाँ घुटने से ऊपर काटना पड़ गया। इतना साल लेने के बाद में मैं पीछे हटना तो मैं नहीं समझ रहा था कि जब तक मैं खुद, मेरा मन, मेरा दिल, मैं खुद न कहूँ कि मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, तब तक मैं क्यों उसको छोड़ूं। और ऊपर वाले ने कामयाबी दी। मैं इंग्लैंड, हम लोग गए, एक 14 साल पुरानी 3rd हैंड बोट मैंने सेलेक्ट की, पैसे एकदम नहीं थे, उसको लेके इंग्लैंड से हम बॉम्बे आए एज अ ट्रायल, सिखलाई के तौर पे। बहुत तूफ़ानी रास्ते थे, बहुत। ये तब की बात है जब आपके पैरों के साथ ये हादसे हो चुके थे, उसके बाद? यस, मेरा पाँव कटा है 1983 में, और 84 में मैं चला गया हूँ, अगस्त 84 में मैं गया हूँ, 1984 में गया हूँ। उस टाइम तक आप आर्मी में थे? जी।
और मतलब पैर कटने के बाद आर्मी में आप कार्यरत थे? जी। आप देखेंगे आर्मी में बहुत सारे हमारे हैं जिनके पाँव कटे हैं, ऐसा की बातें हैं। आर्मी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा। तो फिर बॉम्बे हम आए, तो बॉम्बे आने के बाद में इसी पुरानी बोट को हमने फिर से इसको पूरा मेंटेन किया, क्योंकि बीच प्रशांत महासागर के कोई आके उसकी प्लम्बिंग या बिजली तो नहीं देखेगा, तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा। तूफान कई लोग हमसे पूछते हैं, पता नहीं सीरियस है कि नहीं, कि अच्छा आप रात में क्या करते थे, तो मैं बोलता हूँ लंगर डाल के सो जाते थे। तो बीच प्रशांत महासागर के जहाँ वहाँ तूफान आ रहे हैं, वो आप क्या करोगे? डे एंड नाइट यू हैव टू सेव, देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट। वो आप रोटेशन बनाते हैं अपनी ड्यूटी का, 4 घंटे और 4 घंटे ऑफ करके। हमारे साथ 5 मेरे और साथी थे, 6 थे हम लोग। तो ये अभियान हमारा कामयाब रहा बहुत, इसके लिए हम लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं। और ये एक ऐसा सर, उस चरण था। समुद्री रास्ते में आप किससे इंस्पायर थे कि अब चलते जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब रही होंगी, आपने कहा तूफानी देखिए, रास्ते आपको थे। अगर मैं सच बताऊं तो एक नहीं, अनेक बार मन में आया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर दिन खतरे से खाली नहीं था। और जब तूफान आते हैं तो मतलब अब भी सोच के मैं काँप जाता हूँ कि ये और आप ये ऐसे थोड़ी था कि हम वापस आएंगे तो हम हीरोज़ बन जाएंगे, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा तो नहीं था कि हम रास्ते में ही ख़त्म ना हो जाएं, डूब ना जाएं, बोट पलट ना जाए। सब चीज़ें अनसर्टन होती हैं, तो सक्सेस का कोई एश्योरेंस एडवेंचर में होता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि पीस टाइम में, शांति काल में, आर्मी के लिए बेस्ट प्रिपरेशन इज एडवेंचर। शांति काल में है, इट इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर वॉर। सो आप जो कह रही हैं, एक बार नहीं, मेरी समझ से कई बार ये बात आई कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और इस बात का जवाब भी है, एक जो इंसान के अंदर जो हम लोग बहुत ब्रॉड वे में ह्यूमन स्पिरिट बोल देते हैं, इस ह्यूमन स्पिरिट को आदमी जब तक एहसास न करे ऐसे मामलों में, ऐसे मौके में, तब तक एक लगभग आम फ्रेज होता है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, मैं आजकल कई यंगस्टर से मिलता हूं, तो वो लोग भी थोड़ा इस तरह की बातें जब उठती हैं, तो मैं कहता हूं मुझे एक चीज़ का जवाब दो। कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में जो आपने ठान ली, आप करना चाहते हो और कोई आपको रोक सकता है? थोड़ा तो आप कैसे से करके नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तो अपने आप से पूछना पड़ता है जवाब। दूसरी बात यह है कि एक बार आपने कमिट कर दिया कि आप इसको कर रहे हैं, और चरण बाय चरण ये बात आती रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सर, ये तो रही बात सेलिंग की, और मैराथन का क्या है? मैराथन भी आपके लिए एडवेंचरस ही रहा। देखिए, मैं कल परसों इस बात को सोच रहा था कि ये बड़ी अजीब चीज़ है कि जो भाग नहीं सकता वो भागना चाहता है, जो उड़ नहीं सकता वो उड़ना चाहता है। अगर कोई उड़ सकता हो, वो उड़ना नहीं चाहता, वो बैठना चाहता है। मैन रीच समिट टू फ्लाई। सो दौड़ सकता है, दौड़ना नहीं चाहता। तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब कि जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, तो कितने महीनों तक, कितने सैकड़ों बार गिरते हैं और उठ के चलते हैं। हम लोग को उस चीज़ का जब देखते हैं, हम लोग उस चीज़ को का एहसास नहीं करते, ये क्या हो रहा है, ये प्रतिक्रिया क्या हो रही है। लेकिन मैंने एज एन एडल्ट इस चीज़ को देखा कि जब आप नहीं चल सकते, कितनी बार गिरते हैं, कितने बार लड़ते हैं, कितनी बार चलते हैं। तो ये एक इस चीज़ को बाहर लाता है सबक कि कोई इसकी उम्र नहीं है कि फेल होने की और फिर से उठ के ट्राई करें, इसकी कोई उम्र नहीं है। लेकिन हम लोग जब एडल्ट हो जाते हैं, कोई एक लाइन पकड़ लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, कुछ काम ले लेते हैं, तो हम उस लाइन के अलावा बाकी सब चीज़ को अभी इस उम्र में कौन सीखेगा, इस उम्र में क्या करेंगे, इसमें ऑल नॉनसेंस। आप अगर इस चीज़ को ठान लें कि आप जितनी बार भी ट्राई करना करें। वैसे मेरे लिए चलना अनिवार्य था, और चलने वाले की दुनिया बनी है 2 पाँव वाले लोगों को, 1 पाँव वाले के लिए नहीं बनी। तो ये मेरे लिए तो इम्बैलेंस दुनिया है, तो लेकिन मुझको तो इसी में रहना है ना। तो अगर मुझको इसमें रहना है, और ये जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज लाइफ, एंड इफ यू वांट टू लिव विद रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज योर, यू नो, ये तो आप पे है। आप
लाइफ को एज अ गिफ्ट मानते हैं, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट गॉड हैज गिवन यू। तो मेरे मन में भी आया जब बाकी लोग दौड़ पा रहे हैं तो मैं भी दौड़ूं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा उम्र में भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा बल्कि भी हो गया हूँ, नी जॉइंट हिप जॉइंट इससे भी लोड पड़ता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं मत करो, लेकिन मन नहीं मानता। तो मैं 5 किलोमीटर रन्स करता रहता हूँ और मुझको कामयाबी मिली, और एक्चुअली प्रोत्साहन तो करता है मुझको भी, मेक मी फील ग्रेट। सर I ये have run all over. I have run 2 5K runs in Seattle. I have run 5K runs in Lucknow in Nepal, and that's it. सर अभी आपने एक बात बताई थी जिद वाली, एक जिद होनी चाहिए इंसान को अगर कुछ भी करना है। देखिए हर एक हिंदी में आप कहें तो हर एक शब्द के ना मैं कहता हूँ कि चालाक और चतुर, चतुर इज गुड, चालाक इज नॉट। किसी चीज़ की कोई सिमिलरली पर्याय अच्छी नहीं होती। जिद एंड जज्बा, सो जिद मे बी कंसिडर्ड बैड क्योंकि किसी को गलत भी लग सकती है, लेकिन जज्बा इज नॉट, बाय द सेम जिद वर्किंग फॉर यू फॉर पॉजिटिव। सर तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, जुनून क्या है, जुनून। हाँ तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये जज्बा था, जिद था या जुनून था, मतलब ये जो भी चीज़ हमने अभी तक जितने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और जितने लोगों ने आपके बारे में बताया है, उन्होंने आपके बारे में एक चीज़ बताई है कि आप इतने एडवेंचरस थे और इतना ज़्यादा आपको वो सेलिंग करने की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी, इतनी ज़्यादा घूमने की इच्छा थी कि किसी पंडित से आपने अपना हाथ दिखाया था। And let's not talk about that. That's not something I'm proud of. वो बचपने की चीज़ें जो हैं उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन हाँ सर मगर हम चाहते हैं कि आप उसे शेयर करें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, उनके हाथ में देखिए लकीरें नहीं अंधविश्वासी हैं। तो ऐसा है कि मैं सबसे कहता हूँ कि जितने महासागर हैं दुनिया सब तो मैंने पार किया है, और एक 36 फुट की नौका, 36 फुट मीन्स इस लॉन के इस एंड से इस एंड तक की 36 फुट, 11 मीटर, 11.25 मीटर। मैं तो हंसता हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा भगवान और भूत प्रेत किसने देखे हैं। सो मैं वहम में एकदम विश्वास नहीं करता। हम लोग, और ख़ासकर आप सही कह रही हैं नामक जी, कि इसको हम लोग एज अ लाठी, एज अ एक्सक्यूज़, एज अ एट टाइम्स बहुत मिसयूज़ करते हैं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड वहम। सर तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आर्मी का आपका सफ़र रहा था, जो आपकी ड्यूटी के जो दौर रहा था, जो ड्यूटी का दौर रहा, आपने जब तक ड्यूटी करी और अब जब आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब आप कौन सी चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं कि आप ड्यूटी में रहता था बहुत मज़ा आता था, अब घर पे बैठ के मज़ा नहीं आ रहा? देखिए एक बहुत बड़ी, कल ही परसों किससे बात हो रही थी, कामयाबी का एक और पहलू है, यू मस्ट डू व्हाट यू लाइक। अब आजकल जितने भी नौजवान हैं, पहले हमारे समय में कोई इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते थे, प्रोफेशनल ऑल्टरनेटिव्स, या कोई बोलता है बस 2-3 होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ, आर्मी में चले जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वरना करोगे क्या, इस तरह की लगभग बातें होती हैं। तो आज की तारीख पे तो जितने भी सब डिविजन्स हैं आपके एक्सपर्टीज़ के, इतने सारे मौजूद हैं, तो बच्चे भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं। फिर उनको हम लोग एप्टीट्यूड ढूंढ रहे हैं कि उन्हें किस चीज़ की एप्टीट्यूड है, पहले तो बोला जा रहा है, वो करियर काउंसलर्स को भी कंसल्ट किया जा रहा है। फिर ये एक बात आ जाती है लास्ट में कि यू मस्ट लाइक व्हाट यू डू, बट पीपल फॉरगेट मेन सक्सेस लाइज इन डूइंग, not sorry, I'll say you must do what you like, but the main success lies in liking what you do. So either do what you like, but when you start doing it and when you want to excel or as you go ahead, हर एक चीज़ में आता है कि एक थोड़ी माथापच्ची, बोले यार मैं क्या करूँ, क्योंकि मेहनत हर जगह, मेहनत और पसीना हर जगह। तो जैसे मेहनत पसीना और थोड़ा लड़खड़ाने का आदमी देखता है, बोलते यार मैं क्या कर रहा हूँ। सो यू डू व्हाट यू लाइक, बट यू मस्ट ऑल्सो गेट टू लाइक व्हाट यू डू, एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट रियलाइजेशन। अब जो कर रहे हैं उसको आप पहचानने के, उसको लाइक करने के, उस पर घुलने मिलने की कोशिश तो करो। मैं आपको साफ बताऊँ, मैंने कभी किसी चीज़ को मिस नहीं किया। मिस करने की इस ज़िंदगी में, एक लाइफ में समय कहाँ है? देयर इज सो मच इन दिस लाइफ, meeting people, talking to you all, spending some time here. Next thing that I want to do, there is so much richness in whatever, in every moment of this life. सर आपकी पहली सर्विस सिक्किम में रही, चाइना बॉर्डर पे, और
चाइना हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब चाइना की एक नियति रही है कि अगर आपको ऊपर उठना है तो दूसरे को नीचे गिरा दो, वो करने की कोशिश हमेशा करता है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, चाइना से आपकी? क्या, जब मैं सिक्किम में था हमारा भी एक फेस ऑफ या धक्का मुक्की हुई थी चाइनीज से। नाथुला के पास एक फीचर है, मैं सिक्योरिटी रीजन से वहाँ के फीचर्स के बारे में नहीं बोलना चाहता, ऑल्दो इट इज़ वेल नोन। नाथुला और जलेपला के पास है, उसके बीच के फीचर है, वहाँ पे धक्का मुक्की हुई थी और थोड़ा हथियार छीना छपटी हुई थी जो चल रहा है। गलवान में भी आपने देखा होगा कि गोलियाँ नहीं चलेंगी, धक्का मारेंगे और लाठी उठी मार देंगे। तो वो हुआ था जब मैं भी था वहाँ पे। तो उसके बारे में देखिए, अब मैं फौज छोड़ के भी हम लोग काफ़ी समय हो गया मुझको। इफ़ यू डू नॉट लुक एट द लार्जर पिक्चर, सबसे ज़्यादा हानि तो इस दुनिया में और इंसान को इंसान ही कर रहा है। तो वो हमारे एनिमी हैं, हम उनकी एनिमी हैं। यहाँ वेस्टर्न साइड में भी एनिमी हैं, वो भी हमारे एनिमी हैं। व्हाट इज़ दिस? जबकि सबको आप इंडिविजुअली बैठा के बात करिए तो इतनी सेंसिबल बातें करेंगे। इंडिविजुअली आप किससे पूछिए, पीस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या हम सब लोग कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन जब कलेक्टिव, तो ये चीज़ें जो हैं ये अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। दिस कम्स अंडर ग्लोबल पॉलिटिक्स। सर ये जो आपने पॉलिटिक्स की बात करी, ग्लोबल पॉलिटिक्स की, तो एक सवाल है छोटा सा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई सारे लोग हैं देश में, वो कहते हैं कि जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है या किसी भी देश की पॉलिटिक्स है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं सेना को दबाया जाता है, कहीं ना कहीं दूसरे देशों में अपने देश को बड़ा बनाने के लिए सेना का प्रयोग किया जाता है, सेना को दबाया जाता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं साफ नहीं समझा। पॉलिटिशियंस अपने आप को बड़ा हाँ, बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए देश को, मतलब देश में ये बड़ा करने के लिए जो रूलिंग पार्टीज होती सेना को क्या, तो जितने भी अभी तक रूलिंग पार्टीज आई हैं, वो दूसरे देशों में खुद को बड़ा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं सेना का प्रयोग करती हैं। सेना का प्रयोग। आपका कहने का मतलब है कहीं बल प्रयोग करके, हाँ पॉलिटिशियंस बल प्रयोग करके हाँ। अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हाँ देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हमारी जो सेना है वो टोटली नॉन पॉलिटिकल रही है और रहेगी, जो हमारे पड़ोसी देश में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी इमरान खान तो चल रहा है, लोग कह रहे हैं फौज का हाथ है लेकिन हिडन हाथ है, नहीं है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोनों एकदम, यू कांट सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम मिलिट्री। रही बात चाइना की, वहाँ तो इट इज़ टोटली कम्युनिस्टिक, तो दैट इज़ द रूलिंग पार्टी इज़ बाय बल एंड बल इज़ सेना। लेकिन इंडिया में एक यूनिक चीज़ ये है, एंड ऑल्सो आई कैन से फॉर मैनी मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि हमारी जो सेना है वो नॉन पॉलिटिकल रही है, नॉन पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल रहेगी। तो इसका इस्तेमाल अगर कोई सोचता है कि कोई पॉलिटिशियंस अपने लिए बढ़ावा कर रहे हैं, तो मैं ऐसी बात नहीं। ऐसा कभी भी मैं अपने हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में, हाँ, नेशनल इंटरेस्ट को लागू करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को के लिए सेना को प्रयोग करना पड़े, वो अलग बात है। अगर नेशन पे कोई आँच आ रही हो या कोई डेंजर आ रहा हो तो सेना उसी के लिए। लेकिन सेना इज़ द लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट विकल्प। सेना के बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा। सेना को अब तब इस्तेमाल करें, इट हैज़ टू सक्सीड। उसमें कोई देयर इज नो रनर अप, लड़ाई में कोई रनर अप नहीं होता। सर अभी आपने कहा कि महान देश बन चुका है या बन रहा है, रास्ते पे है, तो आसपास दुश्मन है, इधर भी उधर भी, हर तरफ। कब तक इंडिया सरवाइव करेगा? चारों ओर खंजर लिए खड़े हुए लोग, कब तक इंडिया सरवाइव देखिए, करेगा? आप भी स्टूडेंट रहे हैं और हैं, और हम औरों की तरफ नज़र डालें कि मैं कितना पढ़ूं, या कोई हमसे इतना ज़्यादा पढ़ रहा है, या उसको ज़्यादा ट्यूशन मिल गई है, या उसका बैकग्राउंड ज़्यादा मजबूत है, और उससे हम वो गिला शिकवा लेके या उस जेलसी को लेके या उसको किस तरह से डाउन करने की कोशिश करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इजराइल इतना छोटा सा देश है, वो किसी और को डाउन करके आगे नहीं, जब ज़रूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा घातक कोई नहीं रहा। लेकिन वो अपने आप की मजबूती के कारण खड़ा है जहाँ वो खड़ा है। तो हमको ये चिंता कि हमारे ये दुश्मन यहाँ है, वो चिंता वहाँ दुश्मन वहाँ है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी नीति में आ जाती है। लेकिन हमारी आंतरिक मजबूती, इस चीज़ पे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एज इंडिविजुअल्स, वो है
वो हमारे देश को मजबूत बनाती रहेगी, और जैसे देश मजबूत बनता रहेगा वैसे ये सब जितने बादल हैं सब छट जाएंगे। मजबूत देश की हर जगह ताउम्र कदर रहेगी। पहले मजबूत बनना सीखो, तो मजबूत, जैसे मैंने कहा, हर इंडिविजुअल इकाई से मजबूत है। सर ये बात तो रही, चलिए फॉरेन अफेयर्स के दूसरे देशों से संबंध, पर उसका क्या जो हमारे देश में रहकर, अभी 1-1.5 साल पहले की बात है कि लखनऊ में कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, हम आप लखनऊ में ही बैठे हुए हैं, और अक्सर ही होता है कि हमारे ही देश के लोग ही आतंकवादी होते हैं अक्सर, कि हाँ यहीं के लोग हैं, उनका क्या? देखिए, बहुत सारी एरियाज़ में आते हैं। एक तो मैं अपने बचपन की बात की कि मैंने अपने माँ बाप से क्या सीखा, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव। तो हर एक को की ज़िंदगी अलग होती है बचपन से। थोड़ा आदमी को समझना चाहिए कि इस चीज़ की कैसे। सबसे पहले तो जितने लोग हैं देश के अंदर, एक चीज़ हमको पक्का माननी चाहिए, वो सब हमारे हैं, अपने हैं, हमारी देशवासी हैं, सब अपने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो सबसे मजबूत कड़ियाँ हैं। एक, इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन, मतलब सर्वधर्म एंड हर तरह के आदमी। दूसरा, इट इज़ डेमोक्रेटिक, सो वी आर एंड सेक्युलर। सो डेमोक्रेटिक, कॉस्मोपॉलिटन, सेक्युलर, ये हमारे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये हम मजबूती बनाए रखेंगे तो देखिए, किसी भी समाज में, किसी गांव में देखिए तो कोई ना कोई एक अराजक तत्व निकल ही आता है, चाहे वो घर के गांव के दूसरे घरों में चोरी कर रहा हो, चाहे वो किसी को भड़का रहा हो, चाहे वो कहीं खड़े होकर जोर जोर से बकवास कर रहा हो। तो ये सब जितने हैं, तो एक तो इनके लिए एक तो कानून तरीका है, कानून के अपने अपने तरीके हैं। कानून गोज़ राइट अप टू दी एंड। जब हम सुनते हैं कि सो मारा गया और ये कानून के तहत नहीं आ रहा था, भागता ही रहा, पीछे गए, उसने फिर फायरिंग की। सो इवन अप टू योर लाइफ एंड डेथ द कानून हैज़ गॉट द पावर। बट एट द सेम टाइम अगर वो मिसगाइडेड है तो उसके लिए भी विकल्प हैं। बहुत सारे मुझे पता है आर्मी के भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, पुलिस के हैं, IAS के हैं, जिन्होंने जो बच्चे मिसगाइडेड थे कईयों को अडॉप्ट कर रखा है। ये भी कहानियाँ हैं, आप लोग, ये भी कहानियाँ अडॉप्ट कर रखा है। हरदम कोशिश ये है कि कहीं सुधर सके। तो मोटी बात क्या है कानून में, सुधर सके, सुधार तो नहीं सुधर सकता है, इसको सजा दो। सो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, व्हाई आर वी वरीड? सर ये जो आपने बताया था अभी गुडनेस की बात का, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है जी। और काफ़ी सारे लोग होते हैं उनके मन में एक बात बन जाती है, किसी भी आर्मी अफसर का नाम लें या डिफेंस से जुड़े किसी भी लोगों का नाम लें तो उनके मन में एक बड़ा सवाल होता है कि ये जो आर्मी के लोग हैं खड़ूस है, बड़े खड़ूस होते हैं, और अगर इनसे बात खड़ूस से करें, बैठो तो है सामने। हाँ तो मतलब वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इतने सॉफ्ट हार्टेड, जबकि अगर मैं आपकी बातें करूँ, आपकी आपको मुँह एक से, उदाहरण देता हूँ। हाँ, मैं जा रहा था एक कार, तो सड़क पे जाता है, हम भी इंसान हैं, तो किसी की कार ऐसी हुई, पी हुई, पैं हुआ, मैंने ऐसे किया तो उतरा, ये क्या क्या बड़े मतलब ऐसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो। मैंने कहा हिंदुस्तानी फौज है यार, हम भी जोर से नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? हिंदुस्तानी फौज है, फौज भी खड़ूस नहीं होगी तो खड़ूस कौन होगा यार? आई एम ओनली जोकिंग। सर पर्सनली हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, एक एक्चुअली बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड। हम लोग को तो सिखाया जाता है, अगर आप किसी को चार्ज करो, सिपाही बोले कि आप चार्ज करो, धावा बोल रहे हो, अब हंस हंस के हे खे करके थोड़ी चार्ज करोगे यार, अब तो ललकार के चार्ज करोगे, दहाड़ के चार्ज करोगे। नहीं, ऐसे होता है ना कि जो लोग होते हैं, जैसे कि आपके, अगर मैं बात करूं तो आपकी मूंछे, आपके लुक, तो एक लुक भी होता है एग्रेसिव, और बात करने में भी लोग डरते हैं कि क्या पता बात ही करने जाए, 2 थप्पड़ 2 रैप्टा मिल जाए उधर से। हफ्ता तो नहीं मिलेगा, लेकिन फौज में एक दो चीज़ें हैं जो बाहर समय लेगा। बहुत बदलाव मैं देख रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव बदलाव देख रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं घंटों इस पर बात कर सकता हूँ। एक टॉक थी हमारे ज़िले में, सैनिक दिवस पे किसी ने कहा कि आप एकदम बुला लिया, बोला आप बिल्कुल। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप लोग, ये कई साल पुरानी बात है, अब तो धीरे धीरे ये भी बदलाव आ रहा है। मैंने उस समय ये कहा कि देखिए आप लोग जब सड़क पर जाते हैं और कोई दिखता है तो आप दूर से पहचान लेते हैं फौजी, आप उसमें क्या देखते हैं, क्यों आपने पहचान लिया? एक तो थोड़ा बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखा होगा, सीधा चलेगा। अभी एक एक्टर गया था किसी मूवी की शूटिंग के लिए श्रीनगर में, और फेमस एक्टर,
वापस आया, उसने बोला क्या हुआ, कैसा हुआ, ये बताओ। कहते जब मैंने फौज की वर्दी पहनी ना, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। आपने पढ़ा हो, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, है ना। शेरशाह। हाँ, शेरशाह सिद्धार्थ। तो मैंने कहा आप उसमें क्या देख रहे थे सड़क पे। चलो उसकी आंखें बुलंद हैं, वो ऐसे गिर करके नहीं, कॉम्प्रोमाइज वे में, वो लुकिंग फॉर एन ईजियर वे और इन सम वे कॉम्प्रोमाइजिंग कि मेरा फ़ायदा कहाँ आता है। उसकी आंखें बोल रही हैं। कपड़े उसके चकाचक और 5 स्टार नहीं होंगे, लेकिन धुले होंगे, कहीं फटे होंगे तो टाका होगा। उसकी बीवी ने टाका, साफ हो और साधारण हो। और अगर आपको कोई समस्या पड़ी तो आप सबसे पहले बोलेंगे ये देखो फौजी भाई है, ये मेरी मदद। तो मैंने कहा ये सब चीज़ तो आप में भी आ सकती हैं, नहीं आ सकती। तो इसलिए वो अलग होता है, क्योंकि वो ये सब आदतों का मारा होता है। वो किसी भी ग्रुप में गया तो वो गिल करके, और जो कोई लूज टॉक कर रहा है या कोई अच्छा बुरा काम भी कर रहा है तो वो नहीं, या तो वहाँ से चला जाए। और अगर बोलेगा तो बोलेगा क्या कर रहे हो, तो बोलिए खड़ूस है, खड़ूस क्या हो। तो ये फ़र्क होता है, एवरीबडी कैन डू दैट। एक ही परिवार में एक भाई फौज में है, एक भाई पॉलिटिक्स में, एक भाई बिजनेस में है। आप तीनों को अलग अलग लेके देखिए, यू विल फाइंड द डिफरेंस। तो ये तो लाइफ स्टाइल की बात है। अगर मेजर AK सिंह मेजर ना होते तो सिंह साहब क्या होते? देखिए, मैं ये कहता कि मेरा जो अप्रोच लाइफ का है, असूल अगर मजबूत है तो चाहे आप वर्दीधारी हो, चाहे आप नॉन वर्दीधारी हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ तो आपके मजबूती होनी चाहिए ना। ठीक है, तो मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ, मैं सिविलियन हूँ। मैं जोकिंगली कहता हूँ आई एम सिविलाइज फॉर लास्ट 30 ईयर्स, क्योंकि वही बात लोग खड़ूस फौजी को बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ आप लोग फौजी खड़ूस भैया, मैं सिविलाइज हो गया 30 साल से। कितना सिविलाइज हुआ मुझको नहीं पता, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज that if you have got the strength of your own conviction, you got the strength of your own, तो वो आपको ज़िंदगी में जहाँ आप जाएं, किसी दो शख्स की उंगली के निशान एक नहीं होते, किसी दो शख्स की आइरिस बायोमेट्रिक्स में सेम नहीं होती, किसी दो शख्स की जो पूरी उसकी जो दुनिया है ना, वो किसी और शख्स से नहीं होती। उसका यूनिवर्स अलग है, हर एक का यूनिवर्स अलग है। यू गॉट योर यूनिवर्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू विद इट। आपकी भी तो कुछ उसमें, यही एक प्रॉब्लम होता है, मोस्ट पीपल डोंट हैव एनी विल ऑफ देयर ओन। यू हैव टू क्रिएट दैट बाय योर ओन इनपुट्स, बाय व्हाट लाइफ इज गिविंग यू। उसको एनालाइज करके, उसको अपने खुद के जवाब ढूंढ के, अपने खुद के वो जो जिग्सॉ पजल है उसमें फिट करके, आपको अपना खुद का लक्ष्य, आपको खुद के कम से कम लक्ष्य तो बहुत बड़ी चीज़ हो गया, खुद के उसूल तो बनाने हैं ना। बाकी मेरे साथ क्यों हुआ, मैं कभी भी आज तक नहीं बोला मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन दुनिया का छोटी सी कमी निकाल लो, होए मेरे साथ क्यों हुआ, इसका क्या मतलब बना, इसके साथ क्यों नहीं हुआ। अरे ये जो क्या, जब इसके साथ हुआ था तब तो आपने आवाज़ नहीं उठाई, क्या कर लिया आपने, आपके साथ हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। यार दिस इज नेचर, दिस इज गॉड, दिस इज लाइफ। Live it till it is there with you and take it as it comes. कई मेरे दोस्त इस मेरे प्रॉब्लम क्या है, जस्ट पास डे सोया था, सवेरे उठा। So don't be so selfish यार, think about the others। दुनिया सबको मिलके बनती है ना। So मेजर लेकेसी यही कर रहे होते जो आजकल, सेम क्या बोलते हैं हिंदी में, सेम टू सेम, सेम टू सेम, डिट्टो। तो इसी मुस्कान के साथ इस एपिसोड को अलविदा कहते हैं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। और ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे नए वीरों के साथ और नई वीर गाथाओं के साथ। मिलते हैं आप लोगों से नए एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। आप लोग बहुत कामयाबी हासिल करें, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद।